एके साइंस कैंपस में मैं अल्केश कुमार गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बायोलॉजी में शुरू करेंगे और बायोलॉजी में हमारे 12th की चीज़ों को हम पढ़ाएंगे और हम सोचा पूरा कंप्लीट सिलेबस की है, साथ रहा तो पूरा ही करवाएंगे। तो हमारे बायोलॉजी में कुल 13 चैप्टर हैं, जिनमें से हम शुरू से शुरू करेंगे और हमारा पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो शुरू करते हैं हम। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम। तो हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है पुष्प के बारे में, पुष्प फ्लोर के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। फिर जैसे ही हमने पुष्प पढ़ा तो हमें पढ़ना है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाओं में हमें 2 घटनाएं पढ़नी है, जिनमें एक घटना का नाम है युग्मक जनन, युग्मक जनन, और एक हमें पढ़ना है जिसका नाम है युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। इसको अगर बोले तो इसको हम निषेचन पूर्व घटनाओं को हम बोलेंगे फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और युग्मक जनन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और युग्मक स्थानांतरण को बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो युग्मक जनन हमें पढ़ना है, से पहले हमें पहले ये पढ़ना होगा कि युग्मक जनन होगा कहाँ। तो यहाँ हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है हमें पुमंग और एक पढ़ना है हमें जायांग। सुना होना, एक है 11th में आता है, वैसे 5वें नंबर के चैप्टर में आता है। एक हमें पढ़ना है पुमंग और एक हमें पढ़ना है जायांग। पुमंग में 2 चीजों को हमें पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है पुंकेसर, जो कि एक इकाई होती है पुमंग की, पुंकेसर, और दूसरा हमें यहाँ पढ़ना है, वो पढ़ना है परागकोश, परागकोश जिसको एंथर बोलते हैं, एंथर, ठीक है। और पुंकेसर को बोलते हैं स्टेम, स्टेम, ये पढ़ना है हमें। और जायांग में भी हमें 2 चीजों को पढ़ना है, एक पढ़ना है जो कि इकाई है जायांग की, जिसको बोलते हैं स्त्री केसर, और एक हमें पढ़ना है जिसका नाम है बीजांग, बीजांग, ओव्यूल जिसको बोलते हैं, बीजांग। तो हमें ये चीजें यहाँ गैमेटोजेनेसिस में पढ़ने को मिलेगी, गैमेटोजेनेसिस, और यहाँ हम बोलेंगे गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, यह हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद में युग्मक स्थानांतरण जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ हमें एक चीज पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम है परागण, पॉलिनेशन हमें पढ़ने को मिलेगा, परागण हम पढ़ेंगे यहाँ। फिर इसके बाद में जैसे हम निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ लेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ एक पुष्पीय पादपों के अंदर एक अद्वितीय लक्षण पाया जाता है जिसका नाम है दोहरा निषेचन, सुना हो तो, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ये दोहरा निषेचन हमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे हम मानव के अंदर अगर देखें तो सुना है और पढ़ा भी होगा, 11th में पढ़ाया जाता है, वैसे 10th में भी है वो। हम हमारे अंदर जो बोलते हैं वो, हम रक्त का प्रवाह है ना हमारे हार्ट में 2 बार होता है, तो इसी तरह यहाँ पादपों में जनन है ना, वो 2 बार मिलेगा हमें, जिसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद में और हम पढ़ेंगे निषेचन पश्चात घटनाएं, निषेचन पश्चात घटनाएं, निषेचन पश्चात घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और निषेचन पश्चात जो घटनाएं होंगी उनमें हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव हम पढ़ेंगे, एक जिसका नाम है भ्रूणोद्भव, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ, वो पढ़ेंगे भ्रूणपोष का विकास, विकास। ये हम 2 चीजें यहाँ पढ़ेंगे। और इनका पढ़ने के बाद में फिर हमारे पास में एक हम छोटा सा टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं जिसका नाम है, उसको स्टार में रखूंगा, जिसका नाम है असंख्य जनन, असंख्य जनन, एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोमिक्सिस, ये हम पढ़ेंगे। और यहीं इसको पढ़ने के बाद में एक पोलीएमरियो नाम का एक टॉपिक हो रहा आता है हमारे यहाँ एनसीईआरटी में, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमें बेसिक सी ये चीजें इस पार्ट में पढ़नी है। और ये पार्ट लगभग कहें तो लगभग ये पार्ट अर्धवार्षिक में तो देखें तो 6 नंबर के करीब आता है, और वार्षिक में अगर हम देखें तो लगभग 5 और 6 नंबर का रेशियो ही रहता है वैसा। तो ये चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पुष्प के बारे में, कि क्या होता है पुष्प, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे।
कंप्लीट बेसिक पढ़े हैं बिल्कुल और आराम से। तो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले पुष्प को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बता दो तुमको, एक शब्द हमसे पूछा जाता है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर ये शब्द हमसे पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं पुष्पों या फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। पुष्पों की खेती को ही फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुष्पों को उगाना तथा बेचना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्पों को उगाना तथा बेचना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यह एक सजावटी विज्ञान की शाखा है। सजावटी विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर, अर्थात पुष्पों की खेती को ही फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है तुमको। इसके बाद में हम आते हैं पुष्प के बाद। फ्लोर, पुष्प क्या होता है? तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ लिखूंगा कि पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो होता है। कैसे? देखो एक बार, हमने सबसे पहले, मैं बात करूँ आपसे तो हमने सबसे पहले एक बीज, ये हमारे पास में क्या है, एक सीड है। सामान्यतः ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा, इसको बोलते हैं सीड्स। एक सीड है हमारे पास में, बीज है। अब बीज का क्या हुआ? तो बीज का हुआ बेटा अंकुरण। क्या हुआ? अंकुरण, जर्मिनेशन हुआ। बीज का जर्मिनेशन हुआ। तो बीज का जब जर्मिनेशन हुआ अर्थात अंकुरण हुआ, तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी कि यहाँ से एक भाग यूं निकला ऊपर की ओर और यहाँ से एक भाग यूं निकला नीचे की। इस तरीके की हमें संरचना, स्ट्रक्चर नजर आती है। इस वाले भाग को हम बेसिकली बोलते हैं प्रेरोतंत्र, और इस वाले भाग को हम बोलते हैं मूल तंत्र। मूल तंत्र को ही हमें भूमिगत भाग भी बोलते हैं। भूमिगत भाग जो जमीन के अंदर है अर्थात भूमिगत भाग। और प्रेरोतंत्र को हम बोलते हैं जमीन से ऊपर की तरफ है तो हम इसको वायवीय भाग बोलते हैं। वायवीय भाग तो प्रेरोतंत्र है। और यहाँ ऊपर की तरफ जो होता है ना, वो सामान्यतः तुमने देखा होगा, एक तो होता है तना और दूसरी होती है बेटा शाखाएं या टहनियां। तना या शाखाएं या टहनियां। तो हम अब मेरी बात को देखना, और जहाँ शाखाएं होंगी और जहाँ तना होगा अर्थात स्टेम जहाँ होगा वहीं क्या होंगे? फूल खिलेंगे। क्या होंगे? फूल खिलेंगे। तो हम अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो होता है। तो ये वाला होता है पूरा। इस वजह से मैंने लाइन को लिखवाई है। अच्छी लाइन है, इंपोर्टेंट लाइन है। रिक्त स्थान बनता है, ये पुष्प को यहाँ से डुबा देता है और सीधा रिक्त स्थान बना के और लाइन दे देता है तुमको। तो पहला प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है हमें। तो ये चीज है, देखो थोड़ा। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो होता है। फिर हम दूसरी लाइन यहाँ लिखेंगे, पुष्प आवर्तबीजी पादपों की या पादपों में, आवर्तबीजी पादपों में पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है। पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है, समझाऊंगा अभी। फिर हम अगला एक पॉइंट लिखेंगे, पुष्प एक जीव वैज्ञानिक के लिए आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी, भ्रूणों की बोलते हैं इसको, भ्रूणों की व जनन स्थल के रूप में होता है। तो ये 3 लाइन लिखी है कि पुष्प क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो होता है। बता दिया तुमको किस प्रकार होता है, क्योंकि फूल है वो तने पर आता है और तना है जो प्रेरोतंत्र का भाग होता है एक बीज का। तो इस वजह से हमने लिखा है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रेरो होता है। फिर हमने नीचे लिखा है आवर्तबीजी पादपों में पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है, क्योंकि पुष्प के अंदर ही पुंगंग होता है और पुष्प के अंदर ही जायांग होता है। और जब निषेचन की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे आगे, और तो कभी सुना होगा, 10th में सुना होगा, 11th में सुना होगा कि निषेचन की जो क्रिया होती है ना, वो एक फूल के एंड्रोशियम तथा गाइनोशियम अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर के मध्य होती है, जिसको तुम परागण बोलते हो।
परागण की जो प्रक्रिया होती है ना, जिसमें पढ़ा होगा स्वयं परागण पर परागण, तो जो होती है तो पुष्प के अंदर होती है। तो हमने यहाँ लिखा है आवृतबीजी पादपों में पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है। ठीक है, ये लाइन भी अच्छी है, सीधी लाइन आती है बिल्कुल परीक्षा में। फिर हमने एक लिखा है, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, एनसीईआरटी की लाइन है, पुष्प एक जीव वैज्ञानिक के लिए आकारिकी भ्रूणकी व जनन स्थल के रूप में होता है। यानी कि एक जीव वैज्ञानिक है वो पुष्प को देखकर या पुष्प से ही एक पादप की आकारिकी का पता लगा सकता है। दूसरी बात भ्रूणों की, कि उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल एक तरीके से भ्रूण कैसा पल रहा है, क्या है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं पुष्प से। और दूसरी बात रिप्रोडक्टिव या साइट हम बोले तो जनन स्थल के रूप में भी पुष्प होता है। तो ये लाइन है तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, सीधी सीधी बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। तो ये चीजें हैं, तो इसको उतारो थोड़ा सा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले पुष्प, और आपको जैसा मैं उतारता हूँ ना वैसे ही उतारना है आपको, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे फ्री में, बिना पैसा दिए हुए। पैसों में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, बिना पैसे दिए हुए मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही उतारना आराम से। तो यहाँ लिखना है पुष्प, और पुष्प में, पुष्प की संरचना में बेटा दो भाग होते हैं। पुष्प की संरचना में दो भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं सहायक चक्र, सहायक चक्र, और दूसरे को हम बोलते हैं आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र, आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र। आवश्यक चक्र है उसको भी हमने फिर से दो भागों में विभाजित किया है, और यहाँ हम पहला भाग लिखेंगे जिसका नाम है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और दूसरा यहाँ आता है बेटा दलपुंज, दलपुंज इसको हम बोलते हैं। और यहाँ भी हमने आवश्यक चक्र को भी दो भागों में विभाजित किया है, एक का नाम है बेटा पुमंग, पुमंग एंड्रोशियम, और दूसरे का नाम है जायांग, जायांग, पुमंग और जायांग। इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, लिख देता हूँ ऐसा नाम, याद रखना है। जो हमारे एक वाइवा होता है ना, वाइवा उसमें काफी बार पूछ लेता है, जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वहाँ इन शब्दों को पूछ लेता है, ऐसे बोर्ड में ऐसे शब्द नहीं देता। कैलिक्स, यहाँ दलपुंज को लिखना है कोरोला, कोरोला। पुमंग को बोलते हैं एंड्रोशियम, और जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम। तो ये संरचना है, पुष्प है। पुष्प की संरचना में दो भाग होता है, एक सहायक चक्र होता है, एक सहायक चक्र होता है, सहायक चक्र होता है, और एक आवश्यक चक्र होता है। और आवश्यक चक्र को ही लैंगिक चक्र कहा जाता है, या लैंगिक चक्र को ही आवश्यक चक्र कहा जाता है, क्योंकि मेन जरूरत उसी की होती है जो आगे, क्योंकि जीव है ना, एक जीव का मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे पैदा करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना, ये एक जीव का मुख्य उद्देश्य होता है साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। पुष्पों की जब जाति बढ़ेगी, अर्थात उनका वंश जब बढ़ेगा ना, तो उसके लिए आवश्यक चक्र, लैंगिक चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ ये दो भागों में विभाजित है, और सहायक चक्र उसके भी दो भाग होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र वो भी दो भागों में विभाजित होता है, एक का नाम है पुंकेसर और एक का नाम है पुमंग, और एक का नाम है जायांग। ये इकाई होती है पुंकेसर और इस तरीके से। अब मैं यहीं थोड़ा है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं उस हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। यह बाह्य दलपुंज लिखा है ना, कैलिक्स जहाँ लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ कि इनका ये लिखवा रहा हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ काम आता है हमारे। तो यहाँ बाह्य जो दलपुंज है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा इकाई, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले लिखूंगा इकाई, और इकाई होती है जिसका नाम है बाह्य दल, वो वहां पुंज है, और इकाई होती है बाह्य दल। एक को हम इकाई बोलते हैं, एक को इकाई बोलते हैं, और जब एक से अधिक है तो वहां हम पुंज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है इकाई, और इकाई को हम बोलते हैं बाह्य दल, ठीक। और यहाँ दलपुंज है तो यहाँ इसकी लिखेंगे इकाई, और इसकी इकाई होती है दल ओनली। जो रंग बिरंगे होते हैं ना, अर्थात पुष्प को रंगीन बनाते हैं, वो होते हैं दल, ठीक है। और इसकी पुमंग की जो इकाई होती है ना, इकाई होती है, वो इकाई होती है यहाँ पुंकेसर, स्टेमन, पुंकेसर स्टेमन। और जायांग है ना, जायांग, जायांग की इकाई होती है इस तरीके से, पिस्टल जिसको बोलते हो, इस तरीके से। यह है सामान्यतः हम पुमंग को पुंकेसर बोल देते हैं, वो इकाई है, एक है तो इकाई है, और जब एक से अधिक है तो फिर वहां हम पूरा शब्द उनको बोल ही देंगे। तो ये होता है। तो अब आगे हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे इनमें कि ये प्राय हरे होते हैं, ये प्राय हरे होता है। एक पुष्प है, पुष्प, तो पुष्प में जब पुष्प कली अवस्था में होता है, जिसको वैसे भाषा में बोलता है डोडी आना है, कली एक इतना सा फूल जब खिला हुआ नहीं, अर्थात खिलने योग्य हो रहा है, जैसे जैसे एक फूल निकलने वाला होता है उस समय हम उसको डोडी या कली बोल देते हैं। तो कली में तुमने देखा होगा कि फोल्डिंग की हुई संरचना होती है, जो बाह्य प्राय हरी हरी होती है, तो उसको बोलता है बाह्य दलपुंज या बाह्य दल। तो ये प्राय हरे होता है, हरे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, सीधी बात है। तो ये प्राय हरे होता है। फिर यहाँ दूसरा पॉइंट हमें लिखना है इनमें कि ये पुष्प की कली या फली अवस्था में
सुरक्षा का कार्य करते हैं, या कली या फली अवस्था में, थोड़ा सा ठीक लाइन लिख देता हूँ, अवस्था में लैंगिक चक्र की सुरक्षा का कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। और एक अंतिम बिंदु लिख देता हूँ कि यह पुष्प का सबसे भारी चक्र होता है, ये पुष्प का सबसे भारी चक्र होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाह्य दलपुंज हमने लिखा है, बाह्य दलपुंज में सबसे पहले फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पुष्प है, पुष्प के दो भाग है, सहायक चक्र, आवश्यक चक्र। सहायक चक्र दो प्रकार का होता है, बाह्य दलपुंज कैलिक्स जिसको बोलते हैं, दूसरा है दलपुंज जिसको कोरोला कहा जाता है। फिर यहाँ है आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र, दो भाग है, पुमंग और जायंग। पुमंग को एंड्रोशियम कहेंगे और जायंग को गाइनोसियम कहेंगे। तो हमने लिखा है बाह्य दलपुंज, इकाई बाह्य दल होती है, ये प्राय हरे होते हैं, अर्थात हरे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। फिर बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। फिर यहाँ है दूसरा अपना पॉइंट लिखा है कि ये पुष्प की फली या कली अवस्था में लैंगिक चक्र कौन सा, ये इधर लैंगिक चक्र की सुरक्षा का कार्य करता है। और अंतिम पॉइंट हमने लिखा है कि यह पुष्प का सबसे भारी चक्र होता है। ठीक, तो अब यहाँ लिखना है हमें दल में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ये प्राय रंगीन होते हैं, ये प्राय रंगीन होते हैं। दूसरी हम बात लिखेंगे, ये कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अंतिम पॉइंट लिखेंगे, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। तो यहाँ दलपुंज क्या है, इकाई होती है, दलपुंज की इकाई या कोरोला की इकाई क्या होती है, दल होती है। ये प्राय रंगीन होता है, अलग अलग रंग के होता है, इन्हीं के कारण फूल अलग अलग रंग के हमें दिखाई देता है। तुमने देखा होगा सामान्य आता है, कुछ फूल हमें रेड दिखाई देता है, कुछ फूल हमें पीले दिखाई देते हैं। तो ये इन्हीं के कारण ऐसा होता है कि फूल हमें रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो ये रंग बिरंगे होंगे तो कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरी बात, हम भी आकर्षित होते हैं उनको देखकर। तो दलों के कारण ऐसा होता है। और ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, पहला चक्र बाह्य दलपुंज और दूसरा चक्र दलपुंज। तो हमारा ये सहायक चक्र इस तरीके से सहायता करता है पुष्प की। फिर हम देखेंगे कि पुमंग और जायांग क्या होता है। तो यहाँ बेसिकली एक सीधी, मैं थोड़ा सा इधर ऐसे यूं कर देता हूँ, तो यहाँ हम सीधी लाइन लिखेंगे कि पुमंग पुष्प में नर जन्नांग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जायांग, इनके बारे में हमें आगे डिटेल से पूरा पढ़ना है। तो यहाँ मैं इतना ही लिखूंगा कि जबकि जायांग मादा जन्नांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये देख लो एक बार पूरा का पूरा, ये हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर, पूरी संरचना तैयार है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। अब हम आगे पुष्प की स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमारी 12th के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई है, दी गई है, उसे समझेंगे थोड़ा सा। हमारा मुख्य पॉइंट वही चल रहा है, पुष्प की संरचना। तो यहाँ पुष्प की संरचना बनाएंगे। सबसे पहले हम ये हमारा हो गया वर्तिकाग्र। तो यहाँ ये हमारा बाह्य दल होगा और ये हमारा दल होगा। ठीक, यहाँ इधर यहाँ हम बनाएंगे, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। इस तरीके से को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस तरीके ये संरचना बनी। इसको नामकरण करते हैं, नामकरण देखो, इसको बोलते हैं पुष्प व्रंत, इसको बोलते हैं पुष्पासन, इसको बोलते हैं पुष्पासन, थैलेमस पुष्पासन, इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, और इनको हम बोलते हैं दलपुंज। इसकी इकाई है वो दल कहलाती है, अभी पढ़ा है हमने, और इसकी इकाई है वो बाह्य दल कहलाती है।
बाह्य दल कहलाती है। और ये दोनों किसके रूप हैं, ये भी हमने पढ़ा है। ये दोनों किसके रूप होते हैं, सहायक चक्र के। ये दोनों किसके रूप होते हैं, सहायक चक्र के। अब हम देखते हैं, यह है हमारे इधर, यह है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं परागकोश, एंथर, परागकोश, और इसको हम बोलते हैं पुतंतु, पुतंतु। और ये जो पार्ट है दोनों के दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट है, ये पुंकेसर है। अब इधर हम देखेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये बीच वाले को बोलेंगे वर्तिका, वर्तिका, और इसको हम बोलेंगे अंडाशय, जो एक परिपक्व अंडाशय एक फल के रूप में होता है। तो ये अंडाशय, और ये तीनों से मिलकर जो संरचना तैयार होती है उसको बोलेंगे स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये होता है स्त्री केसर। और यहाँ अब देखो थोड़ा सा, यहाँ और थोड़े समझते हैं चीज़ों को। इसके अंदर यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह सा होता है, यहाँ अंदर पढ़ेंगे पूरी स्ट्रक्चर इस पार्ट में इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं बीजांड, ओव्यूल, बीजांड। और ये बीजांड किससे जुड़ा हुआ होता है, तो बीजांड यहाँ जो संरचना इसको बोलते हैं बीजांडनाशन, ये बीजांडासन, बीजांडासन। इसी को हमारे अंदर क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा हमारे अंदर। तो ये बीजांड होता है। तो ये एक यहाँ हम लिखेंगे चित्र कौन सा है, एक पिरारूपी आवर्तबीजी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, अर्थात टीएस। दो काट होती है, टीएस और एक एलएस, एलएस ये वाली, टीएस ये वाली 90 डिग्री वाली, तो ये होती है। तो ये है बेसिकली, ठीक। ये नीचे वाला भाग पुष्प ग्रंथ, इसको बोलता है पुष्पासन। यहाँ पुष्पासन से ही जुड़ी हुई संरचना होती है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज से जुड़ी हुई संरचना होती है दलपुंज, और यहाँ से ही निकला हुआ होता है पुंकेसर, और यहाँ से निकला हुआ होता है स्त्री केसर। पुंकेसर में दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु, और स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इन तीनों से मिलकर स्त्री केसर बनता है। स्त्री केसर किसकी इकाई है, जायांग बोला जाता है, और पुंकेसर किसकी इकाई है, पुमंग की। और ये दोनों ही क्या है, आवश्यक या लैंगिक चक्र। तो हमने शुरू में यही पढ़ा था कि पुष्प में दो चक्र होते हैं, एक सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, यहाँ से आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे, हाँ तो चलते हैं आगे। समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, और आ जाएगी। देखो शुरू में कोई किसी के नहीं आती है, किसी किसी का आ जाती है। जब लगातार आप एक दो वीडियो को देखोगे तो समझ में भी आएंगे, और नोट्स भी अच्छे लगेंगे, प्रॉपर नोट्स लगेंगे, और दूसरी बात फ्री के नोट्स हैं तो अच्छे लगेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पुष्प का लैंगिक चक्र। अब मैं यहाँ कुछ ना आपको एडवांस चीजें करवा रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द लगातार पूछे जाते हैं तो यहाँ कंफ्यूज होता है, लगातार कंफ्यूज होता है। तो पुष्प के लैंगिक चक्र को हमने हाईलाइट किया है, और हाईलाइट करके फिर यहाँ दो भाग ऐसे डिवाइडेशन करेंगे हम, और एक दो भाग डिवाइडेशन करेंगे। एक भाग की तरफ हम यहाँ लिखेंगे पुमंग या पुंकेसर, और एक तरफ हम लिखेंगे जायांग या स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो इसको पुमंग को हम बोलते हैं लघु बीजाणु पण, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं पुंकेसर को, एक तरीके से पुंकेसर को। फिर हमें यहाँ हमारे पास में परागकोश, परागकोश, तो परागकोश को हम बोलते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी, और इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया इसको बोलता है। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे पराग, क्योंकि परागकोश में क्या होंगे, परागकण होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, तो परागकणों को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु इनको ये कहते हैं, इनकी टर्म्स हैं ये, तो लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु को बोलेंगे माइक्रो स्पोर, ठीक है जी। यह है तो पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल। फिर यहाँ परागकोश है, परागकोश को पुंकेसर के अंदर टोपिस्ट जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, परागकोश। तो परागकोश, परागकोश को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और परागकोश में क्या क्या किसका निर्माण होता है, तो परागकण का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का, तो पोलन ग्रेन को बोलता है लघु बीजाणु या माइक्रो स्पोर। ऐसे ही यहाँ है, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, और स्त्री केसर को क्या बोलेंगे, तो यहाँ लघु है ना, देखो यहाँ लघु, यहाँ नर भाग है ना, नर भाग को लघु यानी छोटा बोल रहे हैं, और फीमेल वाले जो पार्ट होगा उसको हम बड़ा बोलेंगे, और बड़े के लिए एक शब्द लिया जाता है जिसको बोलते हैं गुरु। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण,
पर्ण, और गुरु बीजाणु पर्ण को क्या बोलते हैं, तो यहाँ बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से के बाद में यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा हमारे पास में बीजाणु, क्या होगा, बीजाणु, बीजाणु, तो बीजाणु को हम क्या बोलेंगे, यहाँ लघु बीजाणु धानी, तो यहाँ गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी को क्या बोलेंगे, मेगा, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। और बीजाणु के अंदर क्या होगा, तो सामान्यतः अंड, एग, अंड होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु है तो यहाँ क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। और यहाँ अंड को अगर ना बोले तो यहाँ हम सीधा का सीधा हम भ्रूणकोश भी बोल सकते हैं, भ्रूणकोश, क्योंकि भ्रूणकोश के अंदर ही कौन होता है, अंड कोशिका होती है भ्रूणकोश के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ 7 कोशिका और 8 केंद्रकीय संरचना होती है, जिसका निर्माण हम करेंगे। अब देखो जो यहाँ से ये वाली क्रिया है ना, ये वाली क्रिया, इसको हम बोलेंगे लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। और यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया है इसको हम बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक, और ये दोनों पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों पार्ट हम पढ़ेंगे युग्मक जनन के अंतर्गत, जो सामान्यतः मैंने जब बेसिक पढ़ा है, तुमको क्या क्या पढ़ना है, वहां शब्द आया भी था, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। तो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को थोड़ा सा देख लो कि यहाँ से प्रश्न बहुत बार निकल जाता है कि लघु बीजाणु पर्ण क्या है, आप पढ़ रहे हो पुंकेसर, वहाँ पता नहीं होता कि लघु बीजाणु पर्ण क्या है, उसी को पुंकेसर बोलते हैं। लघु बीजाणु धानी क्या है, वो परागकोश के बारे में पूछा है, तो बीजाणु क्या है, गुरु बीजाणु धानी को बीजाणु कहते हैं, या मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ये टर्म्स हैं, थोड़ी सी देख लो इनको। मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जनन, हमने बेसिक पूरा सीख लिया, अब हम पढ़ेंगे जनन के लिए। और जनन की जो हमारी एनसीईआरटी हमें पहला पॉइंट बताती है, वो बताती है कि जनन से पूर्व होने वाली घटनाएं व संरचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो व शेयर करो। धन्यवाद।